बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहसो तकरार की इस पॉडकास्ट में तमाम देखने सुनने वालों को खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह मरियम खान, मुआज अहमद गिलानी उर्फ मिडिल क्लास लौंडा, और मैं नाचीज शायद तारुफ का मोहताज जिले हुसैन आपके खिदमत में मौजूद हैं। जनाब, कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह का शुक्र है, हम ठीक हैं। आप भी उम्मीद करते हैं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं जनाब, बड़े मजेदार किस्म के टॉपिक्स हैं। इनमें से सबसे पहले हम एक सैड न्यूज का तस्करा करते हैं, उससे हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज इन पाकिस्तान राइट नाउ। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिनको बहुत साल का बाद जो है इससे नवाजा गया, बहुत से एजाजात से नवाजा गया, अब इस दुनिया में नहीं रहे। थोड़ा सा हम खिराजी अकीदत भी पेश करेंगे, थोड़ा सा उनका जो कंट्रोवर्सीज है उनके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। मुआज, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? और लाइक द फ्लोर इज ओपन। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जिल भाई, ये जो आप बड़ा मसाला से एक बात करते हैं कि मुझ ना चीज, ये बिल्कुल गलत बात है। आप ही वो चीज है जिसकी वजह से हम दोनों कनेक्टेड हैं, बल्कि हम तीनों कनेक्टेड हैं। ठीक है, माशाल्लाह। आप ये कह रहे हैं मैं बड़ी चीज हूँ, हैं? आप ये कह रहे हैं? नहीं, वो ये आपको वो कह रहे हैं, आपकी आजी की तारीफ करना चाह रहे हैं। जज़ाकल्लाह। हाँ, बिल्कुल माशाल्लाह। आप ही हैं वो जिनकी वजह से हम कनेक्टेड हैं और ये शो कायम हो रहा है ना। अल्लाह ताला ऐसे ही रखे। तो बात स्टार्ट करते हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला, सबसे पहली तो चीज ये है कि मेरा मानना ये है कि जब कोई आदमी मर जाता है तो उसके हमेशा पॉजिटिव पहलुओं को हम ज्यादा डिस्कस करें तो ज्यादा बेहतर है। कल को हमने भी मर जाना है तो हमें भी यही एक्सपेक्टेशन होगी लोगों से कि यार हमारे बारे में अच्छे अल्फाज में याद करें। ये जो शो हम कर रहे हैं या इसके तवज्जुह से जो भी हम अपने प्रोफेशनल जिंदगी में करते हैं उसके हवाले से लोग हमें अच्छे लफ्जों में याद करें। उनकी जो सरगर्मियां थी या बहुत सारी हिदमात थी वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा हमारी कौम जो है ना वो हर चीज को एग्जैजरेट बहुत ज्यादा कर जाती है कि बहुत ज्यादा हीरो लेवल और अच्छाइयाँ बुराइयाँ, बिल्कुल बुराइयाँ भूल जाती है और अच्छाइयाँ बहुत ज्यादा हम करना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल जो गुड पॉइंट वो ये था कि शायद आज हम जो 1.2 बिलियन स्पेशली जो इंडिया की आंखों में आंखें डाल लेते हैं या किसी और मुल्क को कह पाते हैं, तो वो ये है कि द पर्सन बिहाइंड हिम इज अब्दुल कदीर खान, जिनकी वजह से ये एटम बम मिला और वी रियली थैंक्स फॉर हिम। राइट। तो आप कुछ कहना चाहेंगे मरियम इसके बारे में? जी, मैं भी कहना चाहूंगी कि किसी तारुफ के वो मोहताज नहीं है। उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो मतलब एक पाकिस्तान के लिए अल्टीमेट कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हैं। उन्होंने बड़ा 6-7 साल बहुत कंट्रोवर्शियल भी गुजारे हैं और गवर्नमेंट स्पेशली पीटीआई की गवर्नमेंट उनको काफी तनकीद का निशाना बनाती रही है। दे कॉल हिम जोकर, दे कॉल हिम, बैड टाइटल्स उनको दिए गए। तो फिर इनको लगता है कि शायद कोई बेहतर मिल गया, दे कैन से थिंग्स लाइक दैट व्हिच आई डिडंट लाइक, बट एट द एंड जो वो कर गए और इससे ये कंट्री को लॉन्ग लास्टिंग एक डिफेंस उस पे दे गए कि जैसे कि अभी मुआज ने कहा, नजरें मिलाने वाली बात या ना खौफ ना रहने वाली बात, तो वो तो उसका एलिमेंट तो हमेशा रहेगा। लेकिन अगर आप उनके पर्सनल इंटरव्यू सुने तो ही वाज क्वाइट डिसअपॉइंटेड विद द इन्फ्लुएंशियल पीपल, जो कि हर वक्त मतलब इतने बड़े टाइटल पे आके भी वो सारी गवर्नमेंट्स जो भी पाकिस्तान की गुजरी हैं उससे वो डिसअपॉइंट ही थे। और अल्लाह उनको अच्छी दर्जा दे। बाकी ये कि यूरेनियम हो या कुछ भी हो, किसी भी जगह से बगैर छुपा के इंपोर्ट कराना, बात तो वो एक तरह की चोरी के जुमरे में ही आ जाती है ना। यही हुआ था बेसिकली। अच्छा, और इस पे बाय द वे हम बड़ा फखर भी, हाँ, इस पे हम बड़ा फखर करते रहे और इस पे मुजीबुर रहमान शामी साहब और इस तरह के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो बड़े फखर से बताते थे, ये देखो कैसे निकाल के ले आया यूरेनियम, बड़ा डाकू हमने तो अच्छा, एनीवेज, लेकिन 2-3 चीजें हैं हमें देखने की जरूरत है। सबसे पहले अब्दुल कदीर खान साहब का नाम तो हम सारे लेते हैं, डॉक्टर अब्दुल सलाम का नाम कोई नहीं लेता क्योंकि वो अहमदी थे। डॉक्टर अब्दुल सलाम वो चेहरा था, वो शख्स था जिसने इस एटमी प्रोग्राम का वाकई में आगाज किया था। सबसे पहले पाकिस्तान में एटमी प्रोग्राम का आगाज करने वाला था डॉक्टर अब्दुल सलाम। और उसके बाद जो आज सुपार्को, जिसकी जो हमें चांद देखने में थोड़ी बहुत मदद कर देता है, या जो हमारे पास वाहिद एक स्पेस प्रोग्राम है जिसका कोई प्रोग्राम नहीं है,
वो उसकी बुनियाद भी डाली थी डॉक्टर अब्दुल सलाम ने। तो हमें ऐसे हीरोज को भी याद करना चाहिए। पाकिस्तान का वाहिद if you remember, we both were in grade 7, you were in grade 8. बाबे सर सैयद का इफ्तिताह करने के लिए वो आए थे। बिल्कुल बिल्कुल, कदीर खान साहब I आए don't थे। know मैं how close you were to him, but I was just in the committee जो कि जिसने ऑर्गेनाइज किया था। मुझे आखिरी टाइम पे टीचर्स ने उठा के बाहर फेंक दिया था। मैंने नज़म पढ़नी थी कदीर खान के लिए, उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया था मुझे उस टाइम पे। कैसे मतलब? अच्छा, मुझे बाहर नहीं फेंका था, मुझे उन्होंने ना सर्विंग पे लगा दिया था। मैं ना सब कुछ दूसरे पे नहीं, आई वाज सपोज्ड टू एक्चुअली रिसाइट अ पोएम फॉर हिम, और वो मैंने नज़म तहतुल लफ्ज़ तैयार की थी, लेकिन वो एंड टाइम पे वो हमारे साइंस कॉलेज का कोई लड़का जो था ना सिफारिशिया, वो आगे और उसने कहा जी वो पढ़ेगा आके नज़म। तो एनीवेज इट हैपेंस। मुझे लग रहा था कि टाइम नहीं होगा, क्योंकि अक्सर इस तरह जो होते हैं उन्होंने और भी तो हाँ, ये एक फैक्ट है। अच्छा, मैं बेसिकली अब्दुल सलाम साहब का जिक्र इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि हमारे हीरोज सिलेक्टिव होते हैं। हम हीरोज को उनके कामों की बुनियाद पर नहीं, हम उनके मजहब और अकीदे और उनकी जो एफिलिएशंस होती है ना, उनकी बुनियाद पर जज करते हैं। अब्दुल कदीर खान साहब जो थे, he was definitely he has a huge contribution in our atomic program, जिसकी वजह से अगर आपको याद हो तो KRL का नाम पहले कहूटा रिसर्च लैब था, देन उसका नाम खान रिसर्च लैब रखा ही इसलिए गया था। अब अनफॉर्चुनेटली मुशर्रफ साहब के जमाने में इनके ऊपर एक इल्जाम लगा कि इन्होंने जो मुल्क एटम बम के जो फार्मूलाज हैं या जो टेक्नोलॉजी है वो बेची है, ईरान को बेची है, कोरिया को बेची है, ब्ला ब्ला ब्ला, मुख्तलिफ मुल्कों को, कुछ दहशतगर्द तंजीमों की भी बात आई एंड ऑल दैट। मुशर्रफ साहब के इसमें अपना एक मौकफ है, कदीर खान का अपना एक मौकफ है, था एक्चुअली, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि आज जितने लोग, स्पेशली जो शेख रशीद जैसे लोग हैं ना, वो बात कर रहे हैं डॉक्टर कदीर खान के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, और यही वो लोग थे जो कदीर खान को गद्दार कहने में आगे थे और पेश थे मुशर्रफ के दौर में। ये है खुशामदी टोला, इनको जो हुक्मरान कहता है ये उसकी बातों पर चल पड़ते हैं। मुझे अफसोस इस बात पे होता है कि हमारी पाकिस्तानी कौम पता नहीं कब आंखें खोलेगी। हम पॉलिटिकल एफिलिएशन से निकलकर, हम अपनी जाती पसंद नापसंद से निकलकर मुल्क के मफाद के लिए कब सोचेंगे? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। अगर बट he also confessed कि हाँ जी, मैंने उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर के कहने के ऊपर जो भी इस मुल्क में मैंने इट वाज कॉल्ड स्मगलिंग एक्चुअली। देखिए, स्मगलिंग जो थी ना, जुल्फिकार अली भुट्टो के जमाने में इनके बारे में कहा जाता है फार्मूला लेकर आए थे, जो थे आई थिंक जर्मनी से या कहां से, व्हाटएवर, जर्मनी से। तो ये फार्मूला वहां से निकाल के लाए थे, फ्यूज्ड यूरेनियम लेकर आए थे। मजे की बात यह, पाकिस्तान इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जिनके पास सबसे ज्यादा यूरेनियम मौजूद है। हम इसके बारे में हम इसके बारे में बात नहीं करते कि जर्मनी हमारे पास आता था, हमारा यूरेनियम लेकर जाता था और हमें कहता था मैं मार्बल लेके जा रहा हूँ, टाइलें लगाऊंगा अपने बाथरूम के अंदर और घरों के अंदर, और वहां जाके इसको फ्यूज करके इसका बनाता था एटम बम, और पाकिस्तान को वापस महंगे दामों बेच देता था। हम ये बात नहीं करते। जर्मनी तो बड़ा नेक था जी, जर्मनी बड़ा नेक और था। अभी भी जो लेटेस्ट टीम आई है, पेट्रोल भी निकला है, मादनियात भी निकले हैं, लेकिन वो कोई निकालने नहीं दे रहा। क्योंकि जब वो निकालेंगे तो आप बहुत प्रोग्रेस कर जाएंगे। कोई निकालने नहीं। तो मेरा मकसद बात करने का ये है, देखें हम कितने नेक हैं कितने नहीं हैं, हम दूसरों के ऊपर बातें करना बड़ा अच्छा लगता है हमें, लेकिन जो असल चीज है वो हमें इसके बारे में ये सोचना चाहिए कि कदीर खान एक अच्छी पर्सनैलिटी थे। मेरा ख्याल से हमें कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए था, और अगर वो स्मगलिंग हुई थी तो कदीर खान अकेले में ना इतना तपड़ था, ना उस बेचारे की इतनी पसली थी कि वो अकेला स्मगल करते। उसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व था, मैं नाम लूंगा तो गद्दार बन जाऊंगा, तो इसलिए इट्स बेटर कि मैं नाम ना लूं। तो वो सारे भी इन्वॉल्व थे उसके अंदर, उसी तरह से जो उसको गद्दार कह रहे थे या जो उससे बैठ के इंटरव्यू ले रहे थे ना या रिजाइन ले रहे थे, वो मोहतरम या उनका इदारा भी उतना ही इन्वॉल्व था। तो फिर तो पूरे इदारे को ही उनके इस्तीफा दे देना चाहिए था अगर कदीर खान का इस्तीफा देना बनता। अगर उन्हें शर्मिंदगी, उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि वो कहते हैं नईम बुखारी चाचू के साथ बैठ के इंटरव्यू दे रहे थे कि जनाब मैं गया वहां पे, बुश ने मुझे तस्वीरें दिखाई, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। मुझे हैरत होती है, बुश ने जब उनको ये दिखाया होगा कि वो जिहादियों के साथ बैठ के इंटरव्यू करते थे और कहते थे मैं जिहाद को सपोर्ट करूंगा, ये जो सो कॉल्ड दहशतगर्दी नुमा जिहाद था, तो उनको तब शर्मिंदगी नहीं होती। तो खैर ये एक अलमिया है हमारी कौम का, इसको हमें, कदीर खान साहब अब दुनिया में नहीं रहे, मैं मास की बात से एग्री करता हूँ। ही हैज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज बिहाइंड इट। हर बड़े आदमी के पीछे कंट्रोवर्सी होती है, वो शख्स बड़ा आदमी बन ही नहीं सकता जिसके साथ कंट्रोवर्सी ना हो। जी अच्छा जिल भाई, मैं यहाँ पे एक चीज मैं ऐड अप करना चाहूंगा। देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ ये है जो मैं समझता हूँ
कि ठीक है, जैसे हमने अभी बात की कि स्मगलिंग की थी, और अगर स्मगलिंग में भी यहाँ पे नाम लेना चाहूँ कि एक सेठ हाबिब साहब से बारे में ये बात गई कि उन्होंने हेल्प की इस स्मगलिंग के हवाले से, फिर भाई उनको भी हीरो हीरो डिक्लेयर करें ना, फिर उसको भी तो हीरो डिक्लेयर करके उसका भी बराबर का कंट्रीब्यूशन दें। सेम लाइक आज हम ऑफिस में भी एक ग्रुप में बात कर रहे थे, तो उसमें मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। हाँ, अच्छा, हम ऑफिस में भी यही बात कर रहे थे, तो मैं उसमें एक रेफरेंस मैंने दिया कि हमें, जैसे हम पाकिस्तानी कौम की प्रॉब्लम ये है कि जो सामने आ जाता है ना, सिर्फ हम उसकी जो तरक्की है या उसको उछालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा एक मियाँ दाद का एक छक्का बड़ा मशहूर हुआ था, ठीक है जी, मियाँ दाद साहब ने छक्का मारा था शारजा के अंदर, और आज तक हम कहते हैं कि जी मियाँ दाद साहब ने छक्का मार दिया और क्रिकेट के लिए ये कर दिया। बट अगर आप वो मैच का आखिरी ओवर ही देख लें ना, यहाँ जो हमारे नाजरीन क्रिकेट के शौकीन हैं या जो थोड़ी बहुत ही क्रिकेट का नॉलेज जानते हैं, तो तौफीक था उसके बिल्कुल साथ, जो बैट्समैन था यानी बॉलर था, वो बेचारा जिसने सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर एक रन लेके जावेद मियां दाद को मौका दिया था, ठीक है। और जितना अगर जावेद मियां दाद का उसमें कंट्रीब्यूशन है, उतना ही ज्यादा उस तौफीक का भी एक रन लेने का उतना ही कंट्रीब्यूशन, लेकिन हमारी तारीख में उसका कहीं नाम नहीं है। सेम लाइक अगर आप कहते हैं कि जी ठीक है जी, कदीर खान साहब चुरा के ले आए, बहुत बड़ा अलमिया, हमें आदत है ना, हम अपने हर जो टेररिस्ट होता है उसको भी हम हीरो बना देते हैं, ठीक है, हम कहते हैं जबरदस्त, यही है। लास्ट ईयर एक गार्ड ने ब्रांच मैनेजर को मार दिया था, तो उसको भी उन्होंने जो है ना वो हीरो बना दिया था कि जी इसने जो है ना वो नमाज नहीं पढ़ता था, तो इसलिए उसको जो है मार दिया, ठीक है, तो वो भी हीरो। तो सेम है, फिर हमें तो सेठ अहमद को भी हीरो बनाना चाहिए। और आपने जो भी बातें की, बहुत सारे लोगों ने जो इंटरव्यू किए, सबको हीरो डिक्लेयर कर दे, फिर अगर अब्दुल कदीर साहब हीरो थे। नहीं, अब्दुल कदीर खान साहब के बारे में देखें, एक चीज और भी है, उनको आखिरी वक्त में तो आपने गार्ड ऑफ ऑनर भी दे दिया, सारा कुछ दे दिया, लेकिन सारी उम्र उस शख्स से आपने उसके एजाजात छीने रखे। क्या हुकूमत पाकिस्तान बाकायदा तौर पे इस बात का सरकारी तौर पे ऐलान करेगी कि कदीर खान से जो एजाजात उनके वापस लिए गए थे, जो उनकी पेंशन्स वापस ली गई थी, जो उनके टाइटल्स वापस लिए गए थे, वो सारे उनको वापस जो है वो कर दिए जाएंगे वो शरफ दौर के अंदर? वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ये सारी ड्रामेबाजी है, क्योंकि उन्हें पता है एक बंदा मर चुका है, तो चलो उसके ऊपर जरा थोड़ी सी हम भी सियासत चमका लेते हैं। लेकिन असल जो मसला है, असल प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सिर्फ हो रही है सियासत, और उस वक्त भी सियासत हो रही थी मुख्तलिफ किस्म की, आज हो रही है मुख्तलिफ किस्म की। तो चले हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। एग्जैक्टली पावर गेन करने के लिए। हाँ, ये एग्जैक्टली, पावर इज पावर जी। अब आप चले हम इस बात को कर लेते हैं। मरियम ने छेड़ा जानबूझ के, मुझे लगता है। तो हमारा अच्छा, तो हम एक बात कर रहे थे जनाब, हमने क्लिप देखा था एक बहुत मशहूर सीरीज थी गेम ऑफ थ्रोन्स, उसमें एक जुमला था कि नॉलेज इज पावर या पावर इज पावर। Knowledge is power. Seize him. Cut his throat. Stop. Wait. I've changed my mind. Let him go. Step back 3 paces. Turn around. Close your eyes. Power is power. तो आप लोगों में से क्या कहेंगे जी, आप नॉलेज इज पावर और नॉट? जी मौज, आप क्या कहते हैं? मैं तो नॉलेज पावर के साथ होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर छोटी सी एग्जांपल काउंट करें, नोकिया जैसे ब्रांड की, ठीक है, तो उनके पास तमाम नॉलेज मौजूद था, यानी कि एक फोन्स क्या होते हैं सब कुछ था, लेकिन वक्त के साथ वो लोग चले नहीं, उनके पास जो नॉलेज था वो वक्त से पीछे रह गया, ठीक है। जो पावर थी वो वक्त के साथ लेटेस्ट नॉलेज की थी, ठीक है। सेम लाइक जैसे उसमें भी दिखाया गया कि वो एक तनहा आदमी था, जो क्लिप स्पेशली जिसके हम डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं, और उसके इर्द गिर्द चारों तरफ एक मुसल्ला अफराद है, और वो फिर भी कह रहा है कि जी नॉलेज इज पावर। तो भाई नॉलेज जो जरूरत है वो उस टाइम ये था कि 4 बंदों से लड़ना क्या, उस नॉलेज की जरूरत थी, वो पावर में आ सकता था, ये नहीं कि आप धोनी का पहाड़ा। बेसिकली अगर हम जाएं तो फ्रांसिस बेकन के एक एसेस था, उसने ये बात सबसे पहले बोली थी कि नॉलेज जो है वो पावर है। और लेकिन ये वो वक्त था जब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, और जो वेल्दी या जो रिच क्लास होती थी, क्योंकि उनके पास सब कुछ होता था, तो उन्हीं को पावरफुल समझा जाता था इन टर्म्स ऑफ माइंड, मतलब कि नहीं ये लोग ज्यादा ब्रेनी भी हैं
और यही लोग जो हैं ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं। लेकिन आज के दौर में मेरा ख्याल है कि आपकी जो नॉलेज है, जो आपकी अकल है, वही पावर को ट्रिगर करती है। ये दोनों आपस में एक रिएक्शन की तरह है, ये दोनों होंगे तो ही कुछ भी, आई मीन पावर प्लस एक्शन इक्वल्स टू नॉलेज प्लस एक्शन इक्वल्स टू पावर, जो मेरा ख्याल है। क्योंकि पावर इज पावर मे बी, बट यू नो आपने बहुत दफा देखा होगा कि किस तरह एकदम पलट जाता है, फ्लिप हो जाती है कोई भी सिचुएशन। तो वो जो अगर उसने बोला कि नॉलेज इज पावर एंड ही वाज कॉट एंड ही वाज सेड अब बताओ क्या करोगे, इफ ही हैड माइंड ही कुड हैव बीन, जैसे कि आपने बोला, उन चारों को भी चकमा दे सकता था अगर वो कोशिश करता। अच्छा मरियम, मैं बेसिकली वो क्या कह सकते हैं देसी स्कूलों का पढ़ा हुआ, मुझे इंग्लिश ऑथर्स का पता नहीं है, लेकिन मुझे उर्दू का एक मुहावरा बड़ा पुराना याद है, वो है जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, यानी कि माइट इज राइट, ठीक है। तो यानी दैट मींस कि जिसके पास पावर है उसी का सब कुछ है, और यही बचपन से हम देखते आए हैं, और यही मेरा ख्याल है आजकल के दौर में तो यही सब कुछ है, ठीक है। वो जो एक नॉलेज का कॉन्सेप्ट है ना, वो आजकल के दौर में आप गूगल करो तो दुनिया की हर चीज मिल जाती है ऑन स्पॉट, आपके पास कितनी पावर है, ये इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ यानी एनी अदर थिंग। ये जो हमारा पहला टॉपिक था यानी अब्दुल कदीर साहब के हवाले से भी, उसमें भी जो पावर ही उन्होंने हमें दी, ठीक है, नॉलेज तो वो अपने साथ ही ले गए हैं, कैसे बनाया जो भी था, लेकिन हमें एक पावरफुल एटमी धमाका जरूर करने के काबिल कर रही है कि भाई ये पावर है। तो मेरे ख्याल में तो नॉलेज से कहीं ज्यादा पावर की जरूरत है हमें इस टाइम। लेकिन देखे ना, इतना इंटेलेक्चुअल बंदा अगर अपने मुंह से ये बोले कि मुझे जो है वो किसी को फॉर्मूला देना ही नहीं चाहिए था, अपनी सीधी सीधी जिंदगी गुजारता, मुझे क्या पड़ी थी कि करता, तो इसका मतलब है कि दैट पर्सन इज सो हर्ट, और उसको उसके किस तरह उसके काम को जाया किया गया। मैं मानती हूँ कि और लोग भी होंगे जो कि हेल्प आउट करे होंगे, लेकिन एक मास्टरमाइंड होता है, एंड ही वाज द मास्टरमाइंड। और जब आप किसी को इतना डिस्ग्रेस करते हैं, व्हाट मास्टरमाइंड ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब, देखिए ये दिल साहब से हम कमेंट लेंगे, उसके बाद मैं आपको इसी बात का जवाब अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा वो चोरी करके लाए थे, अब आप कह रही है मास्टरमाइंड था। यार खुदा का वास्ता, कितना मास्टरमाइंड तो वो थे ना। देखिए मेरी बात, मास्टरमाइंड ऑफ रॉबरी, मेरी बात नहीं देखें, it's not a robbery, it was purchased but it was hidden from the purpose, sorry for using that word, all those that was hidden, it was confidentially done, it was not exposed to anyone। ये आपको पता है ये यार आप कंफ्यूज कर रही हैं लोगों को, खुदा का वास्ता है यार कंफ्यूज ना करें। नहीं मैं कंफ्यूज नहीं कर रही हूं, अभी थोड़ी देर पहले सेठ हाबिद आ गया था, अगर परचेज था तो सेठ हाबिद कहां से आ गया? छुपा के करो तो चोरी नहीं होता, आई टेक माय वर्ड्स बैक, कुछ छुपा के करो तो जरूरी नहीं है वो चोरी। खुदा वास्ता ही नहीं वो एनीवेज, चलो इसको छोड़ो। हम देखें जरा बात, मैं मेरा ख्याल से मुआज के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा एग्री करता हूं कि नॉलेज इज पावर, लेकिन नॉलेज किस चीज का होना चाहिए ये मैटर करता है। दुनिया का पहाड़ा, मुआज कहने लगा था, बीच में वो बात कट गई कि दुनिया का पहाड़ा हर जगह पे काम नहीं आता, कि आपको दो का पहाड़ा आता है तो आप हर जगह पे कामयाब हो जाएंगे। You need to have the right knowledge for the right place. That is the main thing. Otherwise, you cannot have power. You need a knowledge of right thing to attain the power. Absolutely, Janab. So at least we all of us इस चीज पे agree करते हैं, agrees to the point that yes, knowledge comes first and then comes power. If you don't have anything, knowledge of what? अभी आपने ये बात कही, आप नॉलेज तो चलिए आप शाउट ले लेते। देखें नॉलेज किसी मास्टर, एक नॉलेज मास्टर साहब के पास होता है और एक नॉलेज नवाज शरीफ के पास होता है। एक लोहार है, एक मास्टर है, उसने मास्टर किया हुआ है, तो उस मास्टर बेचारे की कोई कैलिबर नहीं है इन फ्रंट ऑफ दैट लोहार, तो दोनों में डिफरेंस तो है ना। हमने डबल मास्टर किया है। तो आप देखें, आप आज मेरे साथ बैठी शो कर रही हैं, वो लंदन में बैठा यही कर रहा है। चेक करें ना जरा, आपके डबल मास्टर का क्या फायदा नॉलेज है? अपने ये देखें, मिडिल क्लास लोंडा ही रहा मास्टर करने के बाद भी। बस वही तो मैं वही बात कर रहा हूं, ने अभी बात कही मिस मरिया, और वो बीए पास मास्टर जो है वो बाहर बैठा हुआ है। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है। और यहाँ पे मैं एक चीज कोट करना ये चाहूंगा, मैडम ने भी बात की, मरियम ने भी बात की कि अब्दुल कदीर साहब ने ये कहा कि मुझे दुख होता है कि मैंने अपना फार्मूला लोगों को दे दिया। मेरा ये पर्सनल मुताला या क्या कह सकते हैं कि आजकल के दौर में अगर आप कुछ भी लर्न करना चाह रहे हैं ना, इवन दैट यही एटॉमिक एनर्जी के वाले से, तो देयर इज अ बंडल ऑफ यानी वेबसाइट्स, इवन
यानी इंटरनेट के हवाले से आप कुछ भी सीख सकते हैं अगर आप सीखना चाहें। एक्चुअली फ्रेंकली एटॉमिक एनर्जी का फार्मूला ऐसे कोई बड़ी चीज नहीं है, इसकी इजाजत जो है ना वो बड़ी चीज है। दुनिया में लोगों को इजाजत नहीं मिलती, इसलिए अदरवाइज ये कहने की कोशिश करें कि डॉक्टर एक क्यों खान में नवाज शरीफ को कोई फर्क ही नहीं, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, धमाके तो नवाज शरीफ ने किए थे। जितनी इज्जत उसकी हुई है उतनी इज्जत उसकी हुई है। मैं कह रहा हूँ इंटेलेक्चुअल बंदे का जो हाल किए वही उन्होंने जो है उसका वो नवाज शरीफ का भी कर दिया। नहीं, वो कहते हैं ना धमाके तो नवाज शरीफ ने किए हैं, राइट? हाँ, इजाजत तो उन्होंने दी ना। नहीं, वो शुक्र करो वो ये नहीं कहता एटम बम बना ही इत्तेफाक फाउंड्री में था। मियां साहब खुद रोजाना थोड़े मारते थे एटम बम पे। सही बात है। और जब चाकी में एटम बम फाड़ना था, मियां साहब ने खुद पहला थोड़ा मारा था, तो एटम बम फट गया। बटन दबाने वाले नहीं, बटन नहीं दबाया था, मियां साहब ने थोड़ा मारा और एटम बम फट गया, है ना? अच्छा, चलें जनाब, अब हम चलते हैं, हम आज बात करेंगे। जी बोलिए। मैंने कहा पिछले दिनों एक असेंबली में बात हुई थी, पता नहीं पाकिस्तान यूएस असेंबली में हुई थी कि वो जो है यानी जो साहब को वो दिया और एटम बम तो उसके अंदर एलपी डाल के जो है ना वो एटम बम को भी नकारा किया जा सकता है। ये हमारी पता नहीं किसी असेंबली के एक बंदे ने ये भी बात कर दी थी, ठीक है, उसको ये भी नहीं सेंस थी कि वो बटन में एलपी डालने से एटम बम नकारा नहीं होगा, वो तो जस्ट एक बटन फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके का जो है ना पावर इस तरह के लोगों के हाथ में ये भी देखना पड़ेगा। चलें यार, हमारे वुज़रा तो ये भी कहते हैं कि आप 9 दाने चीनी कम खाएं तो महंगाई कम हो जाएगी, तो आप लोग भी जरा आप लोग भी ये भी कहते हैं कि ये हमेशा के लिए नहीं है, ये जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं या ये जो भी है जिस तरह ये टेम्पररी है। तो मरियम जो है इसके पीटीआई के अंदर आज से 9 दाने चीनी के और 9 नवाले रोटी के कम खाया करेंगे। मैं खा ही नहीं रही चीनी, मजे की बात। सही है। वैसे ये बात है, एक वैसे मजे की बात है। देखिए, हम चीनी करते हैं, चीनी मेरे ख्याल से हम पाकिस्तानियों को खानी छोड़ देनी चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छी चीज है ये कि हम चीनी मत खाएं। तो ये आपसे मैं एग्री करता हूँ कि हम चीनी के ऊपर हमें शोर नहीं मचाना चाहिए। अलबत्ता हाँ, गंदम और आटा या रोटी जो है वो एक बेसिक नेसेसिटी है, उस पर आवाज उठानी चाहिए। अच्छा, चलते हैं जनाब। आजकल मनाजरा कल्चर बड़ा मशहूर हुआ है और हर बंदा हर दूसरे शख्स से मनाजरे कर रहा है। वो कहता है जी मेरी गल मनो मैं जीतांगा। और पिछले दिनों बड़े मशहूर एक आलमे दीन्स हैं मुफ्ती तारिक मसूद और क्या नाम है, इंजीनियर अली मोहम्मद मिर्जा साहब, उनके दरमियान भी कोई मुनाजरा हुआ है। मुआज, आपके पास कोई नॉलेज है इसके बारे में? आप कुछ बता रहे थे, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, नहीं देखिए, मुनाजरा नहीं हुआ, लेकिन आपस में इनकी काफी टाइम से जो है वो कुछ चल रही थी, यानी लड़ाई चल रही थी डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से। वो कहते हैं तुम जहलम आ जाओ, तारिक साहब कहते हैं तुम कराची आ जाओ, इस तरह का कुछ चल रहा था, ठीक है। और वो तारिक साहब तो फिर वो कहते हैं कि वो जहलम भी चले गए हैं। अब वो तारिक साहब का बयान ये है कि मिर्जा साहब जो है वो भगोड़े हैं, वो भाग गए हैं, जबकि मिर्जा साहब कह रहे हैं कि जी मैंने कहा था कि आप एक बंदा लेके आएंगे, कुछ टीम नहीं लाएंगे, कैमरामैन अपना ले आए, इस तरह की कोई बातें की इंजीनियर मिर्जा साहब ने। तो जो है ना वो भी ये भी कह दिया है कि जो है अल्लाह ताला माफ फरमाए, मैं उनका खुद बहुत बड़ा मानने वाला हूँ, यानी वो तकी उस्मानी साहब जो हमारे बहुत अच्छे यानी कि उलमा में से एक आते हैं, उनके बारे में भी इंजीनियर साहब ने तो ये भी कह दिया कि वो भी 2 मिनट में आ जाए, मैं उनका 2 मिनट में जनाजा उठा दूंगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो बात बेसिकली मैं करना चाह रहा हूँ वो इन दोनों की बात नहीं करना चाह रहा, मैं बेसिकली बात करना चाह रहा हूँ कि ये कल्चर हमारे यहाँ कब से चल रहा है और कब तक चलता रहेगा। मेरे बहुत सारे कुछ दोस्त हैं जो इंजीनियर मिर्जा अली साहब को यानी फॉलो करते हैं, वो मुझे उसके क्लिप्स भेज रहे हैं और उसके बारे में कह रहे हैं कि यही सच्चा है। और कुछ दोस्त जो तारिक साहब के जानने वाले हैं या उनको फॉलोअर्स हैं, उनके क्लिप्स भेज रहे हैं कि जी वो सच्चा है। तो यहाँ इस तरह की सारी बातें करते करते ना मुझे अपनी यानी एमए हिस्ट्री के दौरान एक, सॉरी मेरी आवाज म्यूट हो गई थी, हिस्ट्री का एक चैप्टर याद आ गया था अकबर के हवाले से। जो बादशाह अकबर था उसके बारे में हमने बहुत सारी चीजें अपनी किताबों में। ये गंदी बात है कि इसका माइक म्यूट हो गया था। नहीं वो मुझे मैसेज आता था, वो हो जाता, सॉरी। अच्छा, बादशाह अकबर के हवाले से हमने जो एक बड़ा फिनोमेना सुना होगा कि वो उन्होंने एक दीन इलाही एक दीन निकाला था। ये मेरी आवाज आई है सबको? जी दीन इलाही निकाला था दीन इलाही, ये आप सबने सुना होगा कि जिसके तहत उन्होंने जो है क्या कह सकते हैं वो सूर का गोश्त या कुत्ते का गोश्त हलाल कर दिया था, शराब हलाल कर दी थी और इस तरह की चीजें जो थी वो उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी थी, ठीक है।
मैं उसकी ज्यादा डिटेल्स में भी ना नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी उसकी चीज ये बताऊंगा कि जिस तरीके से आज का ये कल्चर चल रहा है ना, कि यहाँ पे हर मौलवी कह रहा है कि मैं ठीक हूँ तुम गलत हो, ठीक है। तो उस दौर में भी अकबर ने आज से यानी कि कम से कम 600 साल पहले के भी ये मसले थे जो आज तक हल नहीं हो सके, ठीक है। वो 600 साल पहले उसने चारों फिरकों को बुलाया, उसने कहा यहाँ बैठो, एक दीन बनाओ, अपनी मुत्तफिक बातें करो, ठीक है। जब मौलवी साथ में बैठते थे तो गालम गलोच भी हो जाती थी, गरेबान भी पकड़े जाते थे और कोई फाइनल न्यूज नहीं आती थी। और फिर क्या होता था, जब खाने की टेबल पर जाते थे, सोने जाते थे, गपशप करते थे, तो सब कुछ ठीक हो जाता था। ये ऐसा काफी अरसे चलता रहा। उसने कहा यार ये क्या है, उसने तंग आके उन सारे मौलवियों को जो है ना, पता नहीं कुछ रवायात में यानी कि कत्ल करवा दिया, मरवा दिया। और उसने उसके बाद कहा कि जनाब आज से मैं जो दीन निकालूंगा ना, वो दीने इलाही होगा, यानी एक दीन होगा। उसके तहत उसने कहा जो मुझे ठीक लगेगा, क्योंकि उसकी गवर्नमेंट में हिंदू लोग भी थे, ईसाई सारे थे, उसने जो जो मुनासिबत से लगा था कि यार था। जी जी, उसने सब कुछ हलाल कर दिया, काफी कुछ हलाल कर दिया, सही है। हाँ वो एक टाइम। तो कहने का मकसद ये है कि ये मौलवी हम इनको देखते रहेंगे, इनकी स्पीचेस सुनते रहेंगे, इनकी वीडियोस देखते रहेंगे, ये तमाशा चल रहा है और ये चलता रहेगा अगले 600 साल तक, सच्ची बात है। तो यानी आप इन अदर वर्ड्स कह रहे हैं सेकुलरिज्म जिंदाबाद। अच्छा मरियम, अब आपकी तरफ आते हैं। आप एक लाइन थी कोई स्क्विड गेम्स के नाम से कोई शो चल रहा है, वो क्या सीन है? आप उस पर कोई बात करना चाह रही थी? जी जी, बड़ा मैं भी ओवरशैडो हुई हूँ। मतलब मैंने 9 एपिसोड्स हैं स्क्विड गेम की। तो कोई कोरियन जिन राइटर ने ये लिखा है, 2009 में प्लान किया था, लेकिन 10 इयर्स के बाद उन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया। यार इतने अदब से नाम क्यों ले रही हो? किसका? इतने अदब से क्यों जिक्र कर रही हो? कोरियन राइटर हैं जिन्होंने लिखा है। मैंने कहा पता नहीं कोई मौलाना या मुफ्ती तारिक मसूद ने तो नहीं लिख दिया। नॉट इंटेंशनली, बस वैसे ही कह दिया। कोई कोरियन राइटर है, आदत है। ओके, नहीं आप असल में एक बात आउट ऑफ रिस्पेक्ट बात की है। गेम इज वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं, आपको कहना चाहिए मैं तुम्हारी तरह बदतमीज नहीं हूँ। नहीं, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगी कि अगर आपको नहीं भी समझ आ रही ना, तो मीमर्स ने उसको आपको इतना इजी बना दिया है कि ये सबसे ज्यादा जो है, ये सबसे ज्यादा हरामी चाचू है, क्योंकि ये जो है इसको जो है वो डॉल ने लॉन्च नहीं भी आपको समझ आएगी ना, तो आपको सब समझ आ जाएगी, क्योंकि वो मीमर्स ने दे हैव मेड इट वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड द गेम। तो उसकी कोई स्क्विड गेम है जो कि 6 गेम्स होती हैं उनकी, और उसमें वो बच्चों की गेम है, लेकिन उसकी एलिमिनेशन का राउंड ये है कि यू विल बी शॉट टू डेथ। तो वो आपको गोली मार देती है अगर आपसे गलती हो तो। अब वो जो एक्सप्रेशंस हैं उनकी इतनी नेचुरल एक्टिंग है। एक मौत का खौफ एक नेचुरल होता है। तो बहुत ही अच्छा, मुझे तो बहुत पसंद आया। बहुत से उसके थीम्स जो मुझे समझ आए हैं लाइफ के बारे में, कि एवरीबडी इवेंचुअली सीकिंग फॉर कंफर्ट्स एंड लाइफ। किसी को गुर्बत पसंद नहीं होती, कोई अपने हाल में खुश नहीं होता, हर कोई उसमें जरूरतमंद था, और पैसे के लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार होता है। और लेकिन उसमें एक तरह का आपका एग्जाम भी था कि एट द एंड क्या आप वाकई किसी को मार सकते हो, उसकी जान ले सकते हो पैसे के लिए। जिस तरह मतलब एंडिंग, आई विल नॉट रिवील इट। अगर आप देखना चाहते हैं अज़िल, मुझे आई मीन नहीं हम उसको रिवील नहीं करते। हम लोगों के लिए भी रिवील नहीं करते। हम रिवील नहीं करते, लोग हमें स्पॉइलर कह के ना गाली आप किसी को जान लेने तक जा सकते हैं। आप किसी की जान लेने तक जा सकते हैं, या पैसे, आपके लिए पैसा इतना इंपॉर्टेंट है या फिर आपके लिए अच्छाई इंपॉर्टेंट है। सो गुड और इवल का कॉन्सेप्ट, 2 रास्ते जो आपको मजहब बताता है, आपको अखलाक बताता है, आपको दुनिया बताती है, उसमें भी वो दैट्स व्हाट आई हैव इन्फर्ड। तो मतलब आई एम सच अ फैन, ग्रेट फैन नाउ कोरियन प्लेस। इसी तरह मुझे 1-2 और कोरियन प्लेस का पता चला। एक इट वाज एन एनिमेटेड मूवी, प्रॉमिस्ड नेवरलैंड, वो बच्चों टाइप का है। फिर एक मुझे कोरियन सीरीज का पता चला, एनिमेटेड बहुत अच्छा है। बिल्कुल, उनके एनिमेटेड प्लेस तो बहुत अच्छे थे। आई हैवंट सीन इट येट, बट आई विल। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, आई हैव टेकिंग इंटरेस्ट इन वेरी मच। दैट्स वंडरफुल। हाँ जी, मुआज कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, यही सबसे पहले तो ये कि इस शो को देखने वालों ने अगर ये वाला पार्ट देखा होगा तो सबसे पहले वो कहेंगे भाई आपने जो मेन स्पॉइलर था वो तो बता दिया है कि इसमें आपको मार दिया जाएगा, ठीक है। आधा जो पूरे सीजन का वो बताया आपने, पहली लाइन में बताया कि वो आपको मार देते हैं, लेकिन उनको भी पता नहीं होता कि उनको मार दिया जाएगा। एलिमिनेशन वाज सच अ सिंपल थिंग। अब उसमें भी मैंने वो बड़े मीमर्स ने बनाया हुआ है कि अगर पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के लोगों को एलिमिनेट किया जाए तो वो किस टोन में बात करेंगे। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। एक मैंने वीडियो देखी थी। तो अब हर कंट्री इसको अपने तरीके से
हाँ बेसिकली 2021 का सबसे हाइप जिसको मिली है वो यही स्क्विड गेम्स है बेसिकली, ठीक है, जिसे कह सकते हैं। और फर्स्ट टाइम दो ऐसे ब्लॉगर्स हैं या व्लॉगर्स हम कह सकते हैं कि जिन्होंने स्पेसिफाइडली इस सीजन के ऊपर अपनी वीडियोस बनाई हैं। अगर आप वीडियोस देखते हो, डैश डेली के हवाले से एक बहुत बड़ा व्लॉगर है सिंगापुर का और अमेरिका का, उसके मल्टीपल चैनल्स हैं, जिसमें एक प्रोजेक्ट नाइट फॉल के नाम से भी एक उसका प्रोजेक्ट है, यानी उसमें वो डिफरेंट वीडियोस बनाते हैं। उन्होंने स्पेसिफाइड इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई है कि इसको क्यों हाइप मिली है, इसके अंदर जिंदगी की हकीकतें क्या बयान की है। और मैडम की बात बिल्कुल ठीक है कि स्टोरी अगर जो मुझे लाइन नजर आई है वो वही पुरानी स्टोरी है कि जनाब स्पेसिफाइड उन्हीं लोगों को टारगेट किया गया है जो किसी ना किसी तरीके से कर्जों में गिरे हुए थे या जिनकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं था। सेम लाइक अगर आपने मनी हाइस्ट देखा हो तो उसमें भी मेजर मोटिव यही था कि जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है उनको वो प्रोफेसर इकट्ठा करता है और एक बड़ा थी यानी चोरी प्लान कर लेती है, ठीक है। मौज उसी आपने तरीके एक से और यहाँ चीज पे भी तो नोट की होगी, सॉरी टू इंटरप्ट, आप बात पूरी करें, आप बात पूरी करें फिर मैं आपसे बात करती हूँ। अच्छा नहीं, हाँ मैं वही तहजीब कहता यानी स्टोरी लाइन तकरीबन ये वही थी कि इसके अंदर भी वही चीजें दिखाई गई हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो मेजर चीजें वो दिखाई गई हैं कि जो स्क्विड गेम मैडम ने भी डिस्कस किया कि बेसिकली ये कोरियन जो बचपन में जैसे हम लोग जो अगर हम मीन फिर मैं दोबारा उस पर आऊंगा कि उर्दू या पंजाबी लैंग्वेज की बात करें तो जो वांजू और वो जिसे कह सकते हैं फड़न फड़ाई या इस तरह की जो हम मेजर गेम्स खो खेलते हैं खो, या टापू जिसे पकड़न पकड़ाई, हाँ पिट्ठू हाँ गरम। गो गो ये काइंड ऑफ वही गेम्स हैं जो बचपन में कोरियन या हर बंदा ही खेलता आया है। उस गेम से भी क्या आप अर्निंग कर सकते हैं या क्या वो गेम्स भी आपकी जान ले सकती हैं अगर आपको बचपन के वो भी कुछ रूल्स ना बताओ। इसमें मेजर यही है कि जब वो पहली गेम खेलते हैं तो उनको बचपन की अपनी खेली हुई गेम के भी रूल्स नहीं समझ आ रहे होते कि यार ये रूल था क्या, ठीक है, जिसकी वजह से इसको चीटिंग। बहुत हाइप मिली और ये बहुत अच्छी हाइप है जिसे कह सकते हैं। तो बहरहाल अच्छा नहीं, जो हमारे व्यूअर्स इसको नहीं that's very, देखे it sounds very interesting. I haven't seen it yet, लेकिन मैं एक चीज अभी तक समझ पाया हूँ, ये जो स्क्विड गेम्स जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, ये हमारे माशरे में हर लेवल के ऊपर चल रही है। एक हम चीज हमेशा से पढ़ते आए थे, एक वो लेक्समार्क जो डार्विन की वगैरह की जो थ्योरीज हम पढ़ते थे उसमें पढ़ते थे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो एक्चुअली ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, whoever is the fittest will survive in this world, और यही सिलसिला चल रहा है। हम नॉर्मली लोगों को ब्लेम करते हैं, यार उसने मेरी टांग खींच ली, उसने मेरा ये कर दिया। इन एक्चुअल वो आपसे ज्यादा फिट होता है, दैट्स वाई वो आपसे ऊपर जाके बैठ जाता है। चाहे वो सिफारिश की सूरत में फिट होता है, चाहे वो वैसे ही पर्सनली फिट होता है, चाहे वो जीनियस होता है, वो आपसे ऊपर जाके बैठ जाता है। तो सिमिलरली ये एलिमिनेशन राउंड्स दुनिया सारी में चलते हैं, और हमारे इर्द गिर्द में अगर हम देखें तो वी ऑल आर प्लेइंग दी स्क्विड गेम्स, आई वुड से। इन्होंने एक दो चीजें और भी रिवील की, जिस तरह आपको पता है कि जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो कितने एक्सपेंसिव बिकते हैं, तो जिनको वो शूट करते थे वो उनके ऑर्गन्स को निकाल के उनको बर्न कर देते थे उनकी बॉडी, और उसको फिर वो सी में कर देते थे डिस्पोज, और आप फिर कर लें कि वो आपके ऑर्गन्स कितने बिलियन के बिकते हैं। और ये गेम इज लाइक इकोनॉमी उनकी एक चल रही थी इससे, और पीपल वर नॉट, हाँ ये भी चीज। तो मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे अतराफ में अगर हम देखें तो हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्क्विड गेम होती नजर आ रही होती है, और इसी स्क्विड गेम के चक्कर में हम एक और चीज देखते हैं जनाब, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जंग में सोशल मीडिया में पिछले दिनों ट्विटर जो है वो जीत गया और फेसबुक हार गया। फेसबुक जो है वो तकरीबन 7-8 घंटे के लिए बंद रहा और ट्विटर जो है वो चलता रहा। उसने कहा रियली गाइस, आज मेरे पास आ रहे हो सारे, पहले मुझे लिफ्ट नहीं कराते तुम सालो, आज मेरे पास आ गए हो हैं। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सारा कुछ बंद रहा, और उसने कहा हुण रामी। तो कैसा आप लोगों का दिन कैसा गुजरा वैसे बाय द वे, विदाउट फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम? जी मरियम बहुत इंस्टाग्राम यूज करती है, मरियम से पहले पूछते हैं। अच्छा, मेरा ये था कि इस वक्त रात के 7-8 बजे हुए थे और हमारे एक गेट टुगेदर था, हम उसमें बैठे हुए थे। तो ऑफ कोर्स आप गेट टुगेदर में फोन नहीं यूज करते, और उस गेट टुगेदर के बाद मुझे नींद आ गई, तो वो नहीं चल रहा था। तो मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है, इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा, 4G भी नहीं चल रहा, चलो खैर सुबह देखेंगे। तो मैं तो सो गई थी, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है। सुबह को फिर सारे चीख चहाड़ा मचा हुआ था कि लोगों की नींदें हराम, रातें हराम, कारोबार तबाह, और लोग बोर हो रहे थे। एंड यू नो, बोर होना तो बहुत बड़ी बात है, तो आप कैसे बोर हो सकते हैं? मतलब पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल वर, ओहो हम तो बहुत बोर हो रहे थे इसलिए हुआ। तो मेरा तो ये एक्सपीरियंस था। मौज आप अपना एक्सपीरियंस बता दें। आपको पता है शाम थी, हम लोग इतने शाम को कहाँ फोन यूज करें। बिल्कुल मरियम, आप वाकई में यार बहुत शरीफ है। आप फोन
मैं तो देखा लोग सामने लोगों के दरमियान में बैठे फोन यूज कर रहे होते हैं। नहीं वो एक्चुअली ऐसे ही नहीं, मैं नहीं करती लाइक मैं अटेंड करती हूँ जब अटेंड करती यानी आई यूज द रॉन्ग वर्ड शरीफ, मेरा ख्याल से आप बड़ी मैनर्ड हैं, यूं कहना चाहिए बल्कि। हाँ ठीक है। अच्छा वो ना no one is that mannered. हाँ मेरे पास एक बड़ा प्यारा सा मीम पड़ा हुआ है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। वो एग्जैक्टली आप इस जगह पे लगाइएगा। वो उसमें वो मीम में वो दिखाता है ना, वो कहता है मैं अपनी बैटरी 100% चार्ज करने के बाद ये सोचते हुए कि अब बात किससे करूं, ठीक है। तो मैम के साथ कुछ ऐसा तो नहीं इस टाइम हुआ था कि वो 100% बैटरी, मैम ने कहा चलो इस्तेमाल तो होनी नहीं, इसलिए इसको हम साइड पे रख देते हैं फोन को। नहीं आपको पता है हम लोग वैसे इंस्टा के ऊपर जो है वो स्टोरीज देखते रहते हैं, या फिर जो भी आ जाए, जो भी आपके सिमिलर स्टोरीज में आपकी न्यूज फीड में रिलेटेड चल रहे हो, तो आप जो है ओपन करके देखने लग जाती हो, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो फेमस पर्सनैलिटीज हो, कोई भी हो, या आपके अपने इंटरेस्टिंग के कोई भी जो भी आपने पेजेस लाइक किए होते हैं, तो हम सभी उनके ऊपर लगे हुए होते हैं कि भाई क्या चल रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है। तो मैंने कहा ओहो वैसे भी आई वाज सो स्लीपी, आई डिडंट बॉदर। सुबह को वो प्लग शॉट हो गया और भैया भी लगाता हूँ स्विच। वो बड़े मजे की मीम्स हैं वाकई में, एग्जैक्टली। और कभी आपने उसको पठान से लेकर उर्दू स्पीकिंग तक सब कुछ बना दिया आपने, खैबर से कराची तक हर जात हर चीज आपने बनवा दी उसकी। बेचारे मार्क जुकरबर्ग भी सोच रहा होगा यार मैं पाकिस्तान में फेसबुक है क्यों। you are making means your account is banned, वो दिखाया हुआ था मार्क जुकरबर्ग का कमेंट, your account is banned for 30 days। फिर किसी और ने कोई मीम बनाई, your account is banned for 30 days। मतलब वो दिखाया था कि अगर मार्क जुकरबर्ग देखेगा तो वो कुछ नहीं होगा। एग्जैक्टली। तो चलें जनाब, इसके साथ ही हम प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर चलते हैं। आज हमने डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस किया, अगले हफ्ते आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको हमारी बहसो तकरार कैसी लगी, और अगर आप समझते हैं कि आपको हमारे किसी आइडिया से, किसी बात से इत्तेफाक या इख्तिलाफ है, जरूर बताइए ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज।